Hello everyone and welcome to all in daily current affair MCQs of PR publication। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है और मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है और NCERT 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना होगा रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना होगा व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ज़ॉम्बी फायर के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो ज़ॉम्बी फायर है वो एक तरह का पीट फायर है जो कि परसिस्ट करता है बहुत सारे सालों से आर्कटिक सर्कल के अंदर। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये ज़ॉम्बी फायर है वो ऑकर होता है केवल तुंद्रा वेजिटेशन के रीजन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ज़ॉम्बी फायर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं ज़ॉम्बी फायर के बारे में। देखिए हाल में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और स्टडी से ये पता चला है कि जो फायर रिजीम है ना आर्कटिक रीजन में वो रैपिडली चेंज हो रहे हैं और उन फायर रिजीम में से जो सबसे कॉमन फायर रिजीम है वो है ज़ॉम्बी फायर। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट ऑकर होते हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए जो ज़ॉम्बी फायर है ना वो एक ऐसी फायर है जो कि प्रीवियस ग्रोइंग सीजन से चली आ रही है, मतलब वो पिछले साल से चलती है, यानी ईयर टू ईयर चलती है। और इसकी खास बात क्या है ना कि ये कभी भी स्माउल्डर हो सकती है। स्माउल्डर का मतलब है कि ये जो अगर वार्म वेदर होता है तो ये कभी भी रीइग्नाइट हो सकती है और रीइग्नाइट होगी। और आपको पता है जो आर्कटिक वाला रीजन है वो कार्बन रिच पीट रीजन है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको होल्ड ओवर फायर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है ज़ॉम्बी फायर के बारे में वो देख लेते हैं। देखिए जो ज़ॉम्बी फायर है ना उसके ऑकर होने का मेन रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, वेदर जो होता है वहाँ का वार्मर हो जाता है और ये जो ज़ॉम्बी फायर है वो बार बार री इग्नाइट होती है। ठीक है, देखिए जो ज़ॉम्बी फायर है ना वो आर्कटिक सर्कल में कंटिन्यूस ऑकर होती है परमाफ्रॉस्ट में। ठीक है, इसीलिए परसिस्ट करती हैं ईयर टू ईयर। और ये क्या करती है, अगर जब ये रीइग्नाइट हो जाती है तो ये बर्न करती हैं एशियन कार्बन रिच पीट सॉइल्स को जो कि आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अब जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है तुंद्रा वेजिटेशन के बारे में वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो फायर है ना ज़ॉम्बी फायर ये केवल टुंड्रा वेजिटेशन में नहीं ऑकर होती है, ये और भी रीजन्स में ऑकर होती है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ज़ॉम्बी फायर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो IIP है उसको कंपाइल और पब्लिश किया जाता है क्वार्टरली, किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये एक तरह का कंपोजिट इंडिकेटर है 3 ब्रॉड सेक्टर्स का। कौन कौन से, वो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो है 2014 एंड 15। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग IIP। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखो जो इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए 8.5% से। कौन से मंथ में, अगस्त 2020 में। अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं अगस्त 2019 से तो आपको पता जो कंपैरिजन होता है वो सेम मंथ के लास्ट ईयर से कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो अगर अगस्त 2019 से कंपैरिजन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है, 8.5% का। और ये लगातार छठा महीना है जब जो आउटपुट है ना उसमें श्रिंकेज देखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो IIP था वो न्यूज़ में आया था। IIP के बारे में जान लेते हैं। देखिए IIP क्या है, वो एक तरह का इंडेक्स है जो शो करता है ग्रोथ रेट को किसी भी इंडस्ट्री ग्रुप के एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, देखिए IIP जो है ना वो कंपाइल और पब्लिश तो किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा मंथली बेसिस पे, ना कि क्वार्टरली बेसिस पे। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में वो देख लेते हैं। देखिए जो IIP है ना वो केवल 3 ब्रॉड सेक्टर्स को कवर करता है। कौन कौन से हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। और जो बेस ईयर है ना IIP कैलकुलेशन का वो 2011 एंड 12 है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था।
जो 8 कोर सेक्टर्स है उस पर भी देख लेते हैं कौन कौन से वो। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आईआईपी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो एनसीआरबी है उसको सेटअप किया गया था टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई 2008 के बाद। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है एनसीआरबी के द्वारा एनुअली। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एनसीआरबी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं एनसीआरबी के बारे में। देखिए हाल में ना एनसीआरबी के द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, इसलिए जो ये एनसीआरबी थी वो न्यूज़ में थी। देखिए जो एनसीआरबी है ना उसको सेटअप किया गया था 1986 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये जो एनसीआरबी है ना उसको सेटअप किया गया था रिकमेंडेशंस के ऊपर। किसके द्वारा? नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा और एमएचए टास्क फोर्स के द्वारा। इन दोनों ने रिकमेंडेशन किया था, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। देखिए जो 2008 का मुंबई टेरर अटैक था ना, तो जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद जो क्या हुआ था, नेट ग्रिड का कंपाइलेशन हुआ था। मतलब नेट ग्रिड को पहली बार प्रपोज किया गया था। ये नेट ग्रिड जो है ना वो एक तरह का काउंटर टेररिज्म मेजर था जो कि कलेक्ट करता है डेटा को और कोलैट करता है होस्ट इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट डेटाबेस से। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एनसीआरबी के बारे में। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन में यही मेंशन है कि जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो एनुअली रिलीज़ की जाती है वो पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? एनसीआरबी के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एनसीआरबी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई हैं, तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो आर्टिकल 41 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंशन करता है वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज पर्सनस को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो वयोश्रेष्ठ सम्मान है वो एक तरह का नेशनल अवार्ड है जो कि दिया जाता है एमिनेंट सीनियर सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस को जो कि काम करते हैं सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना वो नोडल मिनिस्ट्री है ऐसे मैटर्स को जो लेके जो कि रिलेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स को। आर्टिकल 41 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 41 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो ये कहता है कि जो स्टेट है वो अपने लिमिट में रह के मतलब इकोनॉमिक कैपेसिटी की लिमिट और डेवलपमेंट की लिमिट के अंतर्गत रह के ऐसे इफेक्टिव प्रोविजंस को फॉर्म करे जो कि सिक्योर करे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये ओल्ड एज को भी कवर करे, सिकनेस को भी कवर करे और डिसेबलमेंट को भी कवर करे। तो आर्टिकल 41 कवर करता है ओल्ड एज को, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए जो वयोश्रेष्ठ सम्मान है ना वो एक तरह का नेशनल अवार्ड है और ये दिया जाता है एमिनेंट सीनियर सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस को जो कि अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं एल्डरली पर्सनस के लिए। ठीक है। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में दी गई है। ये एक तरह की पेंशन स्कीम है किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो गारंटी रिटर्न्स देती है मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे भी। कब तक? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तक। ठीक है। ये उनको ही मिलती है जिनकी एज 60 हो या 60 से अबव हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये लॉन्च किया गया था अंडर वेंचर कैपिटल फंड किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है इसका एम जो है वो प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को किसके? एससी यूथ के बीच में और स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी दिव्यांग्स को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इस मिशन के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मिशन है ना वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है। और ये कैसे लॉन्च किया गया है? वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है एससी कास्ट के लिए। ठीक है। अब इसमें होगा क्या? इसमें प्रमोट किया जाएगा इनोवेशन को और एंटरप्राइज को एससी स्टूडेंट्स के अमॉन्ग जो कि स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये जान लें।
देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को अमॉन्ग एससी यूथ विथ ए स्पेशल प्रेफरेंस टू दिव्यांग, यानी दिव्यांग्स को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए जो मिशन है ना वो सपोर्ट करेगा कम से कम 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ को, कब तक, 2024 तक, एक सिनर्जेटिक वर्क के थ्रू, जो कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के द्वारा सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस मिशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइम यूज सर्वे इन इंडिया के बारे में है। हमें ये बताना है जो सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस इस प्रकार हैं: सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एनएसओ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एनएसओ है ना वो एक विंग है किसका, मोस्पी का। मोस्पी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एनएसओ जो है इसकी विंग है। और यही एनएसओ जो है ना वो कंडक्ट करती है फर्स्ट टाइम यूज सर्वे को। ठीक है, और ये सर्वे भी कंडक्ट किया गया था जनवरी से दिसंबर तक 2019 में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एनएसओ के बारे में और इस सर्वे के बारे में। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन यही कि इस सर्वे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि मेजर किया जा सके पार्टिसिपेशन को, किसके किसके, मेन और वुमेन को, दोनों एक्टिविटीज़ में, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। ठीक है, जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिससे ये पता चल सकता है कि कितना टाइम स्पेंड किया गया है अनपेड एक्टिविटीज़ पे। अनपेड एक्टिविटीज़ का मतलब है क्या, केयर गिविंग एक्टिविटीज़, वॉलेंटियर वर्क जो अपने आप मन से करते हो, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ फॉर हाउस होल्ड मेम्बर्स। जैसे आपकी मम्मी आपके घर में काम करती हैं, आप लोग को मतलब आप लोग के क्लोथ धोती हैं या फूड प्रिपेयर करती हैं, तो ये जो होते हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में आते हैं। और ये जो होते हैं ना ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी मॉनिटर करती है। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए ये उस टाइम को भी कैलकुलेट और मॉनिटर करती है ना जो हाउस होल्ड मेम्बर्स स्पेंड करते हैं लर्निंग के ऊपर, सोशलाइजिंग के ऊपर, लीजर एक्टिविटीज़ के ऊपर या सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस सर्वे के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के बारे में यानी जीसीटीसी के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 2011 में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है जीसीटीसी की उसे कहते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है वो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव समरी को, किससे रिलेटेड, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन टेररिज्म से रिलेटेड। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग जीसीटीसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं जीसीटीसी के बारे में। देखिए जीसीटीसी ने ना हाल में ही इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 को ऑर्गेनाइज़ किया था, इसीलिए जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल जीसीटीसी जो थी वो न्यूज़ में थी। देखिए जो जीसीटीसी है ना वो एक तरह की रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट पर इंटरनेशनल थिंक टैंक है, ना कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए जो थिंक टैंक है ना वो इनिशिएट किया गया किसके द्वारा, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स के द्वारा। ऐसे इंडिविजुअल्स जो पब्लिक के बारे में सोचते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल्स है वो अवेकन करते हैं फर्दर इश्यूज़ को, मतलब इश्यूज़ को अवेकन करते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ग्लोबल कॉन्साइंस प्रोवाइड करते हैं टेररिज्म के बारे में। ठीक है, जो कि थ्रेट है ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो ऐसे इश्यूज़ को लोगों के सामने लाते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और ग्लोबल कॉन्साइंस को डेवलप करते हैं टेररिज्म को लेके जो कि थ्रेट है ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए जो जीसीटीसी के मेंबर्स हैं ना वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ और डिफरेंट बैकग्राउंड से। जैसे इसमें क्या कौन से हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो कि आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री सर्विसेज में अपना योगदान दे चुके हैं, डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट्स हैं, लीडिंग रिसर्चर्स हैं, मीडिया एनालिस्ट है और पार्लियामेंटेरियन प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट हेड भी हैं और ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जीसीटीसी को। देखिए जो जीसीटीसी है ना वो रेगुलरली सपोर्ट को प्रोवाइड करता है और कंट्रीब्यूट करता है जिससे कि
वो ग्लोबल टेररिज्म के रूट कॉजेज़ को पता कर सके, और साथ में ही वो प्रिवेंट ऐसे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है जो प्रेजेंटली रिक्वायर्ड हैं इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको टैकल करने के लिए। ये सारे सॉल्यूशंस किसको दिए जाते हैं? सोसाइटी और गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। आपको पता है ये जो GCTC है वो उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो पब्लिक को अवेयर करते हैं टेररिज्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई GCTC के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में है। हाल में ही इंडिया ने अपने रिलेशंस को एलिवेट किया है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेके किसी एक कंट्री के साथ। हमें ये बताना है कि किस कंट्री के साथ इस रिलेशनशिप को एलिवेट किया गया है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड एंड डेनमार्क। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रिलेशन जो है वो डेनमार्क के साथ इस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो हाल में इंडिया ने डेनमार्क के साथ अपने रिलेशन को एलिवेट किया है रिगार्डिंग ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इस ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत होगा क्या? देखिए, एक तरह का ये म्यूचुअल बेनिफिशियल अरेंजमेंट है। मतलब इसमें क्या होता है, दोनों कंट्री को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल अरेंजमेंट है। तो ये दोनों कंट्री मिल के क्या करेंगे, पॉलिटिकल कोऑपरेशन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को, और साथ में ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करेंगे, जॉब्स को क्रिएट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशंस को, जिससे कि ग्लोबल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को फेस किया जा सके। इनका जो मेन फोकस होगा ना वो होगा एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। किस किस चीज़ की एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर? पेरिस एग्रीमेंट में जो पेरिस एग्रीमेंट्स के जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल करना है, और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस पार्टनरशिप के बारे में। चले बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें कुछ सर्टिफिकेशन मार्क्स दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि कौन कौन से जो सर्टिफिकेशन मार्क है वो करेक्टली मैच्ड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। BIS हॉलमार्क, ये सर्टिफाई करता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी को। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो है FPO मार्क, ये मैंडेटरी है ऑल फूड प्रोडक्ट्स के लिए। जो तीसरा ऑप्शन है वो इको मार्क है, ये प्रोडक्ट्स को कंफर्म करता है कि वो सेट किए गए हैं एम्ड स्टैंडर्ड तक, और ये लीस्ट इम्पैक्ट करते हैं इकोसिस्टम को। हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो ISI मार्क के बारे में है, ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। तो बताइए कौन कौन सा जो सर्टिफिकेशन मार्क है वो करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे सारे सर्टिफिकेशन मार्क जो है ना वो लिस्टेड है। आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। जो एग मार्क है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, BIS हॉल मार्क जो है वो गोल्ड ज्वेलरी के लिए है, और जो इको मार्क है ना वो है, ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है जो कि इशू किया जाता है BIS के द्वारा, और ये कंफर्म करता है कि जो प्रोडक्ट है वो सेट स्टैंडर्ड को एम करता है और लीस्ट इम्पैक्ट करता है इकोसिस्टम पे। जो FPO का मार्क है ना वो मैंडेटरी मार्क है ऑल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए ये और प्रोसेस प्रोडक्ट्स के लिए है। ठीक है, इसीलिए जो FPO वाला ऑप्शन था वो इनकरेक्ट था। इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिकली फार्म फूड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। जो फर्दर सर्टिफिकेशन मार्क्स उसको देख लेते हैं। ISI मार्क जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, और जो FSSAI का होता है ना FSSAI वो ऑल फूड प्रोडक्ट्स के लिए है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सर्टिफिकेशन मार्क्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो फेज थेरेपी के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है, हमें ये बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीज से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, या ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो थेरेपी है वो रिलेटेड है ट्रीटमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो फेज थेरेपी है ना उसका यूज़ किया जाता है उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जो सफ़र करते हैं क्रॉनिक या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से। ठीक है, फेज थेरेपी के अंदर क्या होता है, फेज थेरेपी को वायरल फेज थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें थेरेपेटिक यूज़ किया जाता है बैक्टीरियोफेजेस का। बैक्टीरियोफेजेस का थेरेपेटिक यूज़ करके इन पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है उसको जान लेते हैं।
देखिए इसमें होता क्या है, होता यही है कि जो बैक्टीरियोफेजेज होते हैं ना वो एक तरह के वायरस होते हैं, ठीक है। अब ये फेजेस करते क्या हैं, देखिए फेज जो होते हैं ना वो बैक्टीरियल सेल से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है और आपने बैक्टीरियोफेजेस को यहाँ पे भेजा तो ये इससे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या करेगा, एक वायरल जीनोम को एंटर कर देगा, यानी इंजेक्ट कर देगा। किसमें, बैक्टीरियल सेल में। मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है और एक वायरल जीनोम इंजेक्ट कर दिया जाएगा बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा, ठीक है। जैसे ही इस जीनोम को इसमें इंजेक्ट किया जाएगा ना तो जो वायरल जीनोम है ना वो बैक्टीरियल जीनोम को रिप्लेस कर देगा, मतलब इस बैक्टीरियल जीनोम की जगह क्या हो जाएगा, वायरल जीनोम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा था इस पर्टिकुलर सेल में वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इस थेरेपी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को हम ट्रीट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई फेस थेरेपी के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। Okay, we have reached to the end. If you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. Thank you for watching the video. Have a good day.